आज दिल्ली में जश्न अदब हो रहा, आज दिल्ली में जश्न अदब, बोलिए, हो रहा। जश्न अदब के इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आरजे नवेद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। एक खूबसूरत आवाज़ जिसे हम सुनकर, जिसे हम समझकर, सुबह सुबह जिसे आप सुने तो आपको एक नया रंग, एक नया जोश हमेशा आपसे हमें मिलता है। मैं आज की इस महफ़िल में आपका सरदिली खैर मक़दम इस्तकबाल करता हूँ। हाज़रीन, खूबसूरत शख्सियत की तश्कील में, जो खूबसूरत शख्सियतें मैदान में आती हैं, उनकी तश्कील में एक अनथक मेहनत, अनथक लगन, अनथक कोशिश और अनथक काविश कार फरमा होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई कलील मुद्दत में कोई इंसान आइडियल बन जाए, और बहुत कम ऐसा होता है कि अपने वो इर्द गिर्द चाहने वालों का महबूब बन जाए। बहुत कम ऐसा होता है कि इंसान बहुत ही कलील मुद्दत में एक ऐसा रास्ता दे, एक ऐसा समत दे कि लोग उसके पीछे, उसके रास्ते पर चलने के लिए तैयार हों। मुआशरे के बत्न से खाल खाल ही ऐसे अफराद पैदा होते हैं जो जिस राह से गुज़र जाएं वो नुकूश कदम छोड़ते चले जाएं, और जिस जगह बैठ कर पी लें वही मैखाना बन जाए, और बकौल ये कहते हुए गुज़रते चले जाएं कि मेरे नक्शे कदम पर कारवाने इश्क चलता है, मेरे नक्शे कदम पर कारवाने इश्क चलता है, गुज़र जाऊं तो रहबर हूँ, ठहर जाऊं तो मंजिल हूँ। यही शख्सियत है जनाब आरजे नवेद साहब की, जो हमसे चंद ही लम्हों में मुखातब होंगे। मैं बसद अदब व एहतराम सर आपका दिली खैर मक़दम, दिली इस्तकबाल, और आरजे शाहिद सर का भी मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस गुफ्तगू को आप आगे बढ़ाएँ ताकि ऐसे। बहुत शुक्रिया आपके इन खूबसूरत अल्फाज के लिए, हम लोगों के लिए, और जो हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं, और जो हमें यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ मैं, आरजे शाहिद शाह। और बशीर बदर साहब का एक शेर है नवेद भाई, तो शुरुआत करना चाहूँगा उससे कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस मोड़ पर ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो आप जैसे हाज़रीन जो यहाँ इस कोविड-19 के मौके पर भी जो सिचुएशन चल रही है अभी दिल्ली में ख़ास तौर पर, आप मौजूद हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पूरी तरीके से जो है फॉलो कर रहे हैं, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसीलिए शायद हम लोग लाइव एफबी पर और यूट्यूब पर ज़्यादा अवेलेबल हैं, ताकि इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपने प्रोग्राम भी हम लोग जारी रख सकें इन सब चीज़ों के साथ। तो इससे पहले कि मैं नवेद भाई की तरफ मुखातिब हूँ, नवेद भाई को आप जानते ही हैं, अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मैं एक ब्रॉडकास्टर हूँ, न्यूज़ चैनल्स के साथ कई साल काम किया, और उसी दौरान नवेद भाई से भी एक बार मुलाकात रही। जो पहली मुलाकात थी वो एक यादगार किस्सा भी है बल्कि मेरे लिए। और फिर ये हुआ कि जो नवेद भाई न्यूज़ चैनल्स की जो चकाचौंध थी वो थोड़े अंधेरे से बिखेरने लगी, तो हम रेडियो की तरफ मुड़ गए, तो आपकी ही तरफ हम आ गए, और आपसे जो सच बात है प्रोग्राम सुना करते थे, आपसे सीखते थे, और आपकी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते थे अपने अंदाज़ में, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो का जो FM चैनल है, नेशनल चैनल, उसके अपना एक तरीका है, थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना आदाब, अदब, कल्चर और सभ्यता, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए तो पूरे देश तक पहुंचने की कोशिश की गई। और नवेद भाई से मैं हमेशा ख़ास तौर पर हमेशा इंस्पायर रहा, और बहुत ज़्यादा काफ़ी चीज़ें सीखी। तो एक बार कुछ साल पहले एक न्यूज़ चैनल में इत्तेफाक हुआ, नवेद भाई और हम लोग वहाँ पर साथ में काम करने का एक सुनहरा मौका, खूबसूरत मौका मिला मुझको। तो जब पहली बार नवेद भाई आए न्यूज़ रूम में, तो एक अनएक्सपेक्टेड सा वो इंसिडेंट था। अचानक आए, और हम उनके फ़ैन भी थे और सुनते भी थे, नए हमने रेडियो शुरू किया था FM रेनबो पर। तो थोड़ी सी झिझक थी कि यार नवेद भाई साक्षात मतलब ज़िंदा हमारे सामने खड़े हैं, लाइव हम उनको देख रहे हैं, तो काफ़ी अजीब सा एक मंजर था। तो हिम्मत जुटाई कि यार कहीं दोबारा मौका मिले ना मिले, अगले दिन आज ही मिल लो। तो मैं नवेद भाई के पास गया, बड़ी थोड़ा सा झिझकता हुआ, नवेद भाई से कहा सर मैं भी एक आरजे हूँ मामूली सा, और आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ और आपसे सीखता भी हूँ। तो नवेद भाई जिस खुश असलूबी से मिले, जिस मैं कहूँगा कि नरमी के साथ पेश आए, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, जैसे ये रेडियो पर सुनाई देते हैं हकीकत की ज़िंदगी में ऐसे ही हैं। ये सच बात है, मैंने आजमाई है, क्योंकि मेरा वो तजुर्बा रहा। उस न्यूज़ चैनल के दौरान हमने रात में हम लोग देर से शूट किया करते थे प्रोग्राम, तो बड़ा मज़ा आता था, बहुत ही हम एंजॉय करते थे, पूरा एक मस्ती वाला माहौल रहता था। और उसी दौरान नवेद भाई से और भी मुलाकातें रहीं तो जानने का मौका मिला। तो आज के जैसे आज का टॉपिक है जश्न अदब,
ने हमें ये मौका दिया। आज हम बात कर रहे हैं रेडियो की सामाजिक आवाज़। रेडियो हमेशा से, जब से ये जैसे इंटरनेट है और सोशल मीडिया है, इन सब से भी पहले से और बहुत पहले से सबसे बड़ा मीडियम रहा है जन जन तक, एक आम और ख़ास हर इंसान तक पहुंचने का। इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और जितनी भी तरह की चीज़ें होती हैं, वो एंटरटेनमेंट हो, आर्ट एंड कल्चर हो, तमाम चीज़ों के लिए वो, बल्कि समाज को एक मोड़ देने के लिए भी एक बहुत बड़ा माध्यम, एक ज़रिया रहा है। तो नवेद भाई से मैं सबसे पहले बस यही बात करूँगा कि नवेद भाई, जैसे आपकी आवाज़ जो है, आपका जो अंदाज़ है रेडियो मिर्ची के माध्यम से जिस तरीके से आप पहुँचते हैं, तो उसमें आपका एक एंटरटेनमेंट का भी एक फैक्टर रहता है, फ़न का, लेकिन साथ ही साथ आप हमेशा से, मैंने ये खुद से गौर किया है, एक मैसेज भी आप देते हैं समाज, सोसाइटी के लिए। किस तरीके से आप कर पाते हैं? क्या वो बहुत मुश्किल होता है, या क्या आप देने की कोशिश करते हैं आवाज़ के ज़रिए अपनी समाज को? सबसे पहले तो शुक्रिया आप सबका जितने यहाँ पे मौजूद हैं, और वाकई में मोहब्बत है मतलब आपको मुझसे, जो ऐसे हालातों में आप यहाँ और बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। एक तो आप बहुत बड़ी वजह होते हैं आने की, दूसरे शाहिद होते हैं, ये मैं इनके बिल्कुल सामने कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल फील करवा देते हैं जब मैं यहाँ पे आता हूँ जश्न अदब में। जब भी मेरे ख्याल से तीसरी बार या 3-4 बार ऐसा हो गया कि हम साथ में बैठे हुए हैं, और जितने लोग देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पे शायद लाइव चल रहा है जी, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और क्योंकि हालात ऐसे हैं तो हमें अब ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। अब शाहिद साहब का जो सवाल था कि रेडियो, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में ये बता दूं कि जितना बता रहे थे शाहिद कि जब मैं न्यूज़ चैनल पे इनसे मिला था तो मैं खुद नर्वस हो रहा था, क्योंकि ये ज़्यादा सीनियर थे न्यूज़ में। मेरे ख्याल से आप पहले आ गए थे उस न्यूज़ चैनल में जी, मैं बाद में आया था, क्योंकि मुझे रेडियो का तजुर्बा था और शायद साहब पहले से कर रहे थे। आप पहले कर रहे थे शायद। हाँ। तो मुझे लग रहा था कि जैसी इनकी हालत थी, फिर मुझे लग रहा था यार ये न्यूज़ के लोग हैं, टीवी के लोग हैं, इनसे पता नहीं बात हो पाएगी या नहीं। लेकिन यहाँ से दोस्ती हो गई और जान पहचान हो गई। रेडियो का जैसे बताया शाहिद साहब ने कि इनका एक अलग अंदाज़ है ऑल इंडिया रेडियो का। हम प्राइवेट रेडियो, अगर आपने इत्तेफाक से सुना हो रेडियो मिर्ची, तो हमारा एक अलग अंदाज़ है। बल्कि हम ये कहेंगे कि शुरुआत में हम सीखे हैं इन लोगों से, जो कुछ चीज़ें थी जो हमने फॉलो करनी शुरू करी, फिर थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, बदल लेना चाहिए अपने आप को। तो वो मैंने बदलाव थोड़े थोड़े करने शुरू किए रेडियो पे। कुछ लोगों को नापसंद भी आए तो मैं उनका फीडबैक लेता था, कुछ लोगों को पसंद आने लगे तो मुझे लगा जब ज़्यादा लोगों को पसंद आने लगे तो मैं उस तरह का ही काम करने लगा। वरना एक ज़माने में रेडियो जो है वो, शाहिद साहब इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, वो अब भी होता है। अगर आप किसी सरकारी रेडियो को सुने, हालांकि वो बहुत अच्छी तरह करते हैं, वो ख्याल रखते हैं हर चीज़ का, आवाज़ का, अंदाज का, डिक्शन, प्रोनंसिएशन, तो और उनका बहुत ही इत्मीनान और सुकून होता है। हमारे यहाँ सुकून नज़र ऐसा नहीं है, जल्दी भागना, जल्दी करना, हर चीज़ फ़ौरन ब्रेक कर देना, बताना। तो वो वाला जो रेडियो सुनता था मैं, तो मुझे अब भी मज़ा आता है, और वो अब भी ऐसे ही चलता है। तो मुझे लगा कि मार्कोनी साहब जिन्होंने रेडियो ईजाद किया था, उन्होंने रेडियो सिर्फ बना दिया था, किसी को ये नहीं कहा था, हिदायत नहीं दी थी कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो वो बना के चले गए थे, फिर अपने अपने लोगों ने अंदाज से, अपने अपने दिमाग के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रेडियो मिर्ची जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने पहला शो किया प्यार मोहब्बत का, कि मैं लोगों की लव प्रॉब्लम सॉल्व करूं। डॉक्टर लव मुझे खिताब दिया गया कि जो मैं हूं इंसान, मेरा नाम भी नहीं लिया जाता था, नवेद भी नहीं बताया जाता था, तो मुझे सब डॉक्टर लव कहते थे, और रेडियो पे भी चलता था कि आप सुन रहे हैं डॉक्टर लव को। ये जिम्मेदारी मैंने ली, बावजूद इसके कि प्यार मोहब्बत का तजर्बा मुझे ज़रा सा भी नहीं था, कभी ज़िंदगी में प्यार हुआ नहीं मुझे, ना मुझसे किसी ने किया, क्योंकि मैं देखने में जैसा लग रहा हूँ तो आपको पूरा यकीन होगा इस बात पे कि कोई प्यार कर नहीं सकता। कोशिश बहुत करता है। क्या ये सच है? नहीं, वाकई में मतलब कॉलेज टाइम तक तो मैं क्योंकि एक तो हम ऐसे स्कूल से नहीं पढ़े जहाँ पर ये इत्तेफाक होता कि कोई लड़की बहुत करीब आ जाए या किसी लड़की को देख लें, तो हम लड़के ही लड़के 5-6 जिस सरकारी स्कूल से, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उससे तालीम हासिल करी। तो मैं ये बता रहा था, जब डॉक्टर लव करना शुरू किया तो मुझे अगेन ऑल इंडिया रेडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। सुनता था पहले तो रेडियो जानता भी नहीं था, स्टूडियो भी नहीं देखा था। डॉक्टर लव जब मैं करने लगा तो मुझे कुछ चीज़ों में खुद को दुश्वारी होने लगी कि नवेद, जो तुम कह रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पे जो हमारे सीनियर डॉक्टर लव थे, वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। कोई लड़का परेशान है, लड़का कहता था कि यार मुझे मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, 6-7 महीने हो गए, बल्कि उसने धमकी दी कि अगर तुम मुझसे बात करोगे तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, और आज के बाद शक्ल मत दिखाना। क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान में एक
कहावत मशहूर है भेड़ चाल। अगर आप देखें तो बहुत सारी जब भेड़ें जा रही होती हैं तो जब सबसे आगे की भेड़ होती है उसको फॉलो करती है पीछे वाली। उनको ये नहीं मालूम होता कि इसकी इंटेंशन क्या है, ये लेफ्ट मुड़ेगी राइट मुड़ेगी, चलती रहती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम एक लड़के ने बताई पुराने डॉक्टर लव को कि गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, ये कह रही है शादी कहीं और करूंगी, 8 महीने हो गए फ़ोन नहीं उठा रही, तो मैं क्या करूं। तो डॉक्टर लव उनको सोल्यूशन देते। तो उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो वो कहने लगे कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम एक काम करो, रात को चांद की तरफ देखा करो, आंखें बंद किया करो, चांद में तुम्हें उसका चेहरा नजर आएगा। जब उसका चेहरा नजर आ जाएगा तो आंखें खोल लेना और उसके बारे में शेर लिखना, उसके बारे में फ्लावर्स खरीदना, फूल खरीदना, चॉकलेट्स खरीदना। अगर तुम्हारी मोहब्बत कामयाब सच्ची है तो वो एक दिन जरूर लौट के तुम्हारे पास आएगी। और मैं उनके मुंह को देखता था, मैंने कहा यार ऐसे होता तो है नहीं। मतलब मुझे लग रहा था कि ये जो कह रहे हैं ये मेरी जाती जिंदगी में तो हुआ नहीं, क्योंकि मोहब्बत हुई नहीं किसी से, और औरों को भी मैंने देखा ऐसा होता नहीं। जब मुझे जिम्मेदारी दी गई तो यही प्रॉब्लम मेरे सामने आई कि गर्लफ्रेंड है, नाराज़ है। एक सी प्रॉब्लम आती है, नाराज़ है, बोल नहीं रही, बात नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, 6 महीने हो गए। तो मैं सॉल्यूशन देता था कि तुम एक काम करो, जल्दी से दूसरी वाली ढूंढो, क्योंकि तुम चांद की तरफ देखोगे, फिर तुम आंखें बंद करोगे, फिर तुम्हारे 2 साल निकल जाएंगे, उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तुम यूं ही घूमते रहोगे। मैंने रिस्क लिया कि ये मैं कहूँगा। कई लोगों को एतराज़ भी हुआ कि तुम प्यार मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन कई लोगों ने ये मुझे, हालांकि बहुत कम तादाद थी उन लोगों की, कई लोगों ने कहा कि कम से कम तुमने प्रैक्टिकल होकर तो बात करी, कम से कम जो होता है दुनिया में वो बात करी। अब ये रेडियो की जो जिम्मेदारी आपने बताई, मैं बहुत हंसी मजाक करता था और करता हूं, और मैं चाहता भी यही हूं शाहिद भाई के मैं सिर्फ हंसूं रेडियो पर, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता मायूस होना, मैं खुद नहीं चाहता परेशान होना। तो मैं प्रैंक कॉल, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने जो ये आप देख रहे हैं, मुर्गा करके एक प्रैंक कॉल मोस्ट पॉपुलर आपका जो हाँ, वो लोगों को पसंद आने लगा, लेकिन उसमें सिर्फ मजाक होता था। लेकिन मुझे ये लगा कि मजाक के दौरान भी एक जिम्मेदारी जो है मेरी, रेडियो जॉकी की जिम्मेदारी यूं बढ़ जाती है, जैसे शाहिद बता रहे थे। खूबसूरती रेडियो की ये है कि मीडियम तो बहुत छोटा है और ट्रांजिस्टर उससे भी ज़्यादा छोटा है, उस सेट इतना सा होता है, लेकिन खूबसूरती ये है कि जितने लोग मुझे सुनते हैं वो ये समझते हैं कि ये मेरा अपना है। टेलीविज़न में ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मैं किसी एक से बात कर रहा होता हूं, जैसे आप साहब बैठे हैं, तो उनको आपको मैं महसूस कराने पे मजबूर हो जाऊंगा कि मैं सिर्फ आप ही से बात कर रहा हूं, और ये सबको लगता है। जैसे मिसाल के तौर पे उनकी ज़ाती ज़िंदगी, और ये कहता हूं निकल गए घर से, आज फिर थोड़ी सी बातचीत ख़राब हो गई घर में, अरे भाभी जी से कुछ कह दिया, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, ये सब होता, तुम गाड़ी चलाओ, आगे चलाओ। तो उनमें से जितने लोग सुन रहे होते हैं, बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी में ये होता है, कभी ऊंच नीच हो जाती है, तो उनको लगता है मेरे दिल की सी बात कर दी, तो वो रोज कनेक्ट होना चाहते हैं। इसी वजह से मुझे लगता था कि रेडियो के जरिए अगर कोई मैसेज, कोई पैगाम दिया जाए तो उसका ज्यादा असर होता है। बिल्कुल बिकाऊ नहीं लगता मुझे टेलीविजन के, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे टेलीविजन के कुछ मैसेजेस ऐसा लगता है कि थोपे गए। बिल्कुल। और ये जो इंसान कह रहा है ये मजबूरी में कह रहा है, और इसकी फितरत ऐसी है नहीं जैसे बता रहा है। तो रेडियो की ये बहुत खूबसूरती है कि जो आप हैं वो आपको रहना पड़ेगा, अदरवाइज ये होगा कि आपको लोग नापसंद करके हटा देंगे। जैसे मैं अभी आपके सामने बनने लगूं, जो मैं हूं नहीं वो मैं जाहिर करने लगूं, तो मैं मुश्किल से 1 मिनट बोल पाऊंगा या 2 मिनट बोल पाऊंगा, लेकिन जो मैं हूं मैं वही रहूं। तो आप 2 घंटे बैठ जाएं मेरे साथ, फिर मेरे साथ घर चलें वापस, फिर गाड़ी में बैठें, फिर कहीं घूमें, तो मुझे दुश्वारी भी नहीं होगी, कोई परेशानी भी नहीं। इसीलिए मैंने कोशिश करी थी कि एक जिम्मेदारी ले लूं रेडियो की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं लेते या मैं ले रहा हूं, बस फ़र्क ये है कि मेरे पास माइक था और मैंने वो बातें करनी शुरू कर दी जो माशरे के लिए ठीक है, जो सोसाइटी के लिए ठीक है, और उसको लोग फॉलो करते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है, और रेडियो की ही वजह से। बिल्कुल। और जैसे नवेद भाई ने बताया कि नवेद भाई आमतौर पर जैसे रेडियो के ज़रिए तो बहुत मैसेजेस देते ही हैं, जैसे बताया सुबह कोई गाड़ी में जा रहा है, आमतौर पर नवेद भाई हम लोग भी अब चूंकि अब सोशल मीडिया का दौर है तो ज़्यादातर लोग जो रेडियो आमतौर पर गाड़ी में, अपने सफ़र में, रास्ते में सुनते हैं आमतौर पर, या अपने काम के दौरान सुनते हैं। तो मैंने ये पर्सनली भी नोटिस किया और लोगों से मैंने ये तजुर्बा लिया, उनसे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए कि हम वाकई उन चीज़ों को समझते हैं, सुनते हैं। क्यों? हम और आप जैसे रेडियो के ज़रिए से एक माहौल क्रिएट, जैसे आपने कहा कि मैं उससे डायरेक्टली मुखातिब हूँ, वो ड्राइव कर रहा है, वो जा रहा है, वो परेशान है, किसी स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो वो मेरी बातों को अगर वो महसूस कर रहा है तो उसको लग रहा है कि मेरे लिए ही कही जा रही है, तो वो उसके लिए बहुत ही पर्सनल हो गई। वो उनको महसूस भी कर रहा है और उनसे वो लुत्फानंदोज़ भी हो रहा है और फ़ायदा भी उठा रहा है उस बात का। तो जिस तरीके से वो अंदाज़ रहा और आगे बढ़ता रहा, तो नवेद भाई ने उसके अलावा भी
जो सोशल मैसेजेस मतलब समाज के लिए जो पैगाम होते हैं, जो समाज को मैं समझता हूँ और बेहतर बनाने के लिए, जो मेरे ख्याल है हमारी सबकी जिम्मेदारी भी बनती है और एज ए रिप्रेजेंटेटिव मीडिया के थ्रू भी हमें वो जिम्मेदारी निभानी है। तो आपने सिर्फ रेडियो के ज़रिए नहीं, आपने और दूसरे मीडियम्स के ज़रिए भी वो काम किया। जैसे मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, इवन आपने अभी कोविड के दिनों में भी बहुत सारे ऐसे पैगाम देने की कोशिश करी रेडियो के अलावा, वीडियो के ज़रिए भी, कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं और मेरा ये शायद ये फ़र्ज़, ये ड्यूटी बनती है कि मैं ये बातें उन अपने लिसनर्स तक, अपने फैंस तक पहुँचाऊँ, क्योंकि वो मुझे सुनते पसंद करते हैं, वो अमल भी करेंगे। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू कोविड-19 के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें भेजी, फैलाई, तो उनका क्या आपको फीडबैक मिला, किस तरीके के लोगों का रिएक्शन आया? तकरीबन 6 महीने ऐसे गुजर गए हमारे, जो तसव्वुर नहीं किया था कभी ज़िंदगी में कि हम घरों में रहेंगे और घरों में भी पाबंदी में रहेंगे। तो खैर ये एक ऊपर वाले की तरफ से कुछ इम्तिहान था हमारा, लेकिन वो वक्त ऐसा था शाहिद भाई के मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा असर लग रहा था मुझे अपनी बात का। मैं खुद ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब इंसान को कोई चीज़ सुनने को मिलती थी या देखने को मिलती थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग घरों पर थे, वो पूरी तवज्जो दे रहे थे उस चीज़ पे। कोविड-19 की जब शुरुआत हुई थी तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाता है। बस ये हुआ था कि चाइना से कोई बीमारी शुरू हुई है, वो आते आते जैसे गाइडलाइंस आई तो मुझे ही पता चला। देखिए सिंपल बात यह है कि ये जिम्मेदारी हर इंसान पूरी कर रहा था, अब आप पूरी कर रहे हैं। अब जाहिर है सब दूर दूर बैठे हुए हैं, मास्क लगाना शुरू कर रहे हैं। ये किसी भी रेडियो, किसी टेलीविज़न या किसी भी इंडस्ट्री में सिखाई नहीं जाती बात कि अगर हालात ऐसे हो जाएं तो आपको क्या बोलना है। वो ये ज़रूर सिखा देंगे कि गाने कौन से चलाने हैं। इंटरनेट की जैसे बात कर रहे हैं शायद कि डिजिटल पे वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस तरह अपलोड होगी आपकी वीडियो, इस तरह शेयर होगी आपकी वीडियो, यहाँ कमेंट्स लिखेंगे। ये कोई नहीं बताता कि कब में और क्या बात करनी है। ये या तो आप ब्रिंगिंग कह लें कि मुझे इतनी सलाहियत और इतना माँ बाप ने समझा दिया था कि जब हालात अजीब से ना लगें तुम्हें, मिसाल के तौर पे मैं गाना चला रहा हूँ, बहुत कोई अच्छा गाना, और बराबर में ही मैं रेडियो हटा दीजिए, हमारे घर के बराबर में अगर किसी इंसान का ऑपरेशन हुआ है और मैं अपने घर में डीजे पार्टी लगा रहा हूँ, तो जाहिर है मुझ में इतनी अकल है कि मैं वो नहीं करूँगा। तो मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ जब हालात ऐसे हो रहे हों तो मैं उस चीज़ को कम करके, हालांकि मुझे रुलाना भी नहीं होता, मैं चाहता नहीं हूँ कि एक चीज़ आपसे यूँ शेयर करता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था शाहिद भाई, तो हमारा ऐसे ऑडिटोरियम था, तो मैं जानता हूँ कि क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं लोगों पे। तो यहाँ पे कोई जज आए या कोई चीफ गेस्ट आए इस पे और बोलने लगे और आधा घंटा बोले, 1 घंटा बोले, और मैं पीछे सुन रहा होता था और हमें समझाने लगे, तो मेरे दिल से एक आवाज़ आती थी और वो आवाज़ होती थी, अबे हमें मत बता, हमें सब पता है, चल। तो मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखता हूँ कि जब मैं खुद झेल रहा था तो ऐसा ना हो कि दूसरे लोग झेलने लगे, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ लोगों से। मैं सिंपल सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं प्रीच नहीं करना चाहता, मैं एक तरीका ऐसा, अब ये कुदरती कुछ हो गया कि तरीका बोलने का, वो कोविड के दौरान मैंने लोगों को अंदाज़ा दिलाया। जैसे एक साहब को कॉल किया, एक यंग आदमी को, उनको मुझे मालूम था वो ना वो मास्क लगा रहे हैं, बल्कि कहते थे मास्क लगाने से कुछ नहीं हो रहा, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रखनी चाहिए। और उनके घर में उनके वालिद साहब, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, जिनको डायबिटिक थे जो, अब मैं उसको सिंपल ये कह सकता था कि तुम अपने वालिद की वजह से इस चीज़ का ख्याल रखो, लेकिन उससे ये चीज़ें पता नहीं कितने लोगों ने कही होंगी, लेकिन असर नहीं हो रहा। मैं कोशिश करता हूँ कि घुमा के बात कह दूँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया था और ये कहा था कि आपको याद होगा आप मॉल आए थे और आपकी एक कुछ स्कीम फॉर्म भरा था आपने, एंड कंग्रेचुलेशंस, आपका एक बहुत बड़ा इनाम निकल गया। तो उन्होंने कहा क्या? तो मैंने कहा ऐसे नहीं, हम पूरी फैमिली को एक साथ बताते हैं, तो आपके घर में कौन कौन है? बोला मैं हूँ, मेरी मॉम है और मेरे पिताजी हैं। तो मैंने कहा आप एक काम करिए, स्पीकर फ़ोन पर डाल दीजिए फ़ोन और आप अपने वालिद के पास चले जाइए। तो वो चला गया, मुझे खूब एहसास हो रहा था कदमों से, और जाके बैठ गया। बोला पापा मेरे साथ हैं। तो मैंने कहा ज़रा पापा से हेलो करवा दीजिए। तो उन्होंने हल्के से आवाज़ आई हेलो। मैंने कहा अब यहाँ से शुरू करते हैं, एक काम करिए आप, अगर आपको ये गिफ्ट चाहिए, देखिए मैंने रिस्क लिया बहुत, तो आप अपने पिताजी के एक थप्पड़ मार दीजिए। और उस वक्त वो सन्नाटा हो गया, बहुत ज़्यादा सन्नाटा। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मैं बहुत रिस्क लेता हूँ, लेकिन मुझे यकीन होता है इस बात का। तो पहले तो खामोश रहा, फिर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने कहा नहीं, थप्पड़ मारो अभी, और इतनी तेज़ मारो कि यहाँ तक आवाज़ आ जाए। बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। तो मैंने कहा क्यों चिल्ला रहे हो? बोला बाप है मेरे और तू बोल कैसे रहा है? मैंने कहा नहीं, परेशानी क्या हो रही है? बोला इसलिए हो रही है कि तूने मेरे बाप के लिए कहा है और तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो मैंने कहा तुम मोहब्बत करते हो बाप से?
इतना इतना वो उबाल आ रहा है, तुम में मोहब्बत करते हो ये। तो मैंने कहा मैंने तो सिर्फ थप्पड़ मारने की बात करी थी, तुम तो जान से मार देने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि तुम फिर सन्नाटा हो गया थोड़ी देर के लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा कामयाब रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिर भी ज़बरदस्ती करते हैं और नहीं मानते। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि अगर मैं ऐसे कहता तो कहता हाँ ठीक है मुझे पता है मैं ख्याल रख लूँगा, लेकिन उसको एहसास दिलाया कि जब ये चीज़ इतनी बुरी लग रही है तुम्हें तो सोचो कि तुम खुद कितना बुरा कर रहे हो। तो सिंपल ये होता है मेरे साथ कि मैं बात को घुमा के कहने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज ना आपसे ज़्यादा ज़हीन हूँ, ना आपसे ज़्यादा अच्छा दिमाग है, बल्कि आप ही से सीखता हूँ, आप ही लोगों को बता देता हूँ, सिर्फ उसको घुमा के। और इस तरह मेरे सोशल मैसेजेस जितने होते हैं वो ज़्यादा असर कर जाते हैं कभी कभी लोगों के जहन पे। हिट करना बहुत ज़रूरी है, दिमाग पे मारना बहुत ज़रूरी। कब किसको नहीं मालूम आज की हिंदुस्तान में, किसको नहीं मालूम कि औरतों की इज्जत करी जाए? सबको मालूम है ना, स्कूल से लेके बल्कि बचपन से लेके कहा जा रहा है। अब वो पक गए जिक्र से और इस अंदाज से कि क्या यार मालूम है हमें, गरीबों की मदद करो, औरतों की इज्जत करो, किसी मजहब के बारे में बुरा ना करो, ये कह के पक गए। कहो जरूर लेकिन उसका तरीका बदल लो, उसको समझाने का तरीका, ताकि हिट कर जाए और उसकी नफ्स पकड़ लो। बस ये कर रहा हूँ मुशाहिद कि मैं थोड़ी सी नफ्स पकड़ने लगा हूँ बस। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि आपने लगातार वो कोशिश जारी रखी जी। लोगों ने असर लिया, ऐसी बात नहीं कि नहीं, लेकिन जाहिर है कि नेगेटिव पॉजिटिव सब तरीके के रिएक्शंस हमें मिलते हैं और उसके लिए हमें तैयार भी रहना पड़ता है। जैसे आपने बताया कि आपने उनको एहसास करवाने के लिए इतनी बड़ी बात बोली जो बहुत बड़ा रिस्क था, आपकी अपनी एक इमेज के लिए भी बहुत बड़ा सवाल था कि वो किस तरह के अल्फाज आपके खिलाफ इस्तेमाल करें और फिर किस ढंग से ले, शायद फ़ोन काट देते जी, लेकिन आपने अपने तौर पर उस कोशिश को जारी रखा। मैं समझता हूँ कि ये शायद प्रोफेशनलिज्म से हट करके थोड़ा सा एक हमारा जैसे जिम्मेदारी जो सोसाइटी की तरफ बनती है वो भी थी कि भाई ठीक है बुरा मानेगा, लेकिन मैं अपनी बात कम से कम कह करके ये तसल्ली होगी कि मैंने अपनी बात, एक सही बात, एक अच्छी जायज़ बात मैंने कह दी, शायद उस पर असर हो जाए। और असर होता है आमतौर पर, जो हमने नोटिस किया। आपने पिछले दिनों में काफ़ी सालों से जैसे आप लगातार करते रहे, आपने कम्युनल हार्मनी के लिए जो कास्टिज्म और जैसे मजहबों के बीच में जो थोड़ी सी रंजिशें कभी कभार किसी वाक़ये की वजह से, कभी किसी हादसे की वजह से हो जाती हैं, आपने हमेशा उसके लिए कोशिश की कि मैं अपनी तरफ से एक काम ये करूं कि चलो मेरी ये जिम्मेदारी एज एन इंडिविजुअल बनती है, एज एन आरजे बनती है, एज एन इंडिविजुअल बनती है कि मैं अपनी तरफ से वो मैसेज दूं, ताकि शायद कुछ लोगों में 100 में से अगर 10 लोगों पर भी उसका असर होगा तो शायद फिर जब वो फैलेगा तो वो एक मल्टीप्लिकेशन है कि जैसे कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव ऑरा, आपने एक अच्छी बात कही तो दूसरे तक पहुंचेगी, यार ऐसी बात कही और जाहिर है वो बिल्कुल सच्ची बात थी, शायद हम गुस्से में जुनून में उसको नहीं समझ पाते। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा इन तरह के केसेस में नेगेटिव फीडबैक मिला हो, लोगों ने कुछ बुरा भला कह करके आपको डिमोरलाइज किया हो? कई मरतबा ऐसा हुआ है और मेरा मानना भी है कि अगर आपको नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते या आपको ट्रोल नहीं किया जा रहा थोड़ा बहुत जी, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये जिंदगी का एक हिस्सा है और इसको आप मान लेना चाहिए कि जब आप ये देखें ना, आप रेडियो छोड़ दें, अभी शाहिद साहब बाहर निकले और सिर्फ गरीबों की मदद करते चले जाएं और 1 किलोमीटर तक चलते रहें, सब बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन उसमें से 10 लोग ज़रूर होंगे ऐसे जो ये कहेंगे इसमें इसकी कुछ गरज होगी जी, और ये इनसे कुछ काम करवा रहा होगा, या हो सकता है ये भी दिमाग में आए ये खुद बिठा रखे हैं इसने दिखाने के लिए। तो शाहिद भाई ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं, कई बार झेला हूँ मैं, कई बार लोगों ने कहा है कि तुम इतना ज्ञानी क्यों बन रहे हो या फिर इतना प्रीच क्यों कर रहे हो, तो मैं उसको नज़रअंदाज कर देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है वो तादाद बहुत कम है। वो आते हैं लेकिन जो लोग, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी मुझे कहे या कमेंट करे, वो लोग बहुत हैं तादाद में जो लोग मान लेते हैं लेकिन वो कमेंट नहीं करते, वो बताते नहीं है कुछ, वो ये भी नहीं कहते कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा इस बात का यकीन है कि वो मान लेते हैं इस बात को कि ये सही बात है और मैं करने लगूंगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है, जैसे मैं कह रहा था कि मैं एक इंसान से बात करता हूँ, आपने बताया वो मल्टीप्लाई होता रहता है। एक आपको मैं किस्सा बताता हूँ, इसलिए इसको ना ज़रा फील करके देखिएगा कि मैंने ये सोचा था। एक बार हमारी दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही थी, ये 2 साल पहले का वाक़या है। बहुत ठंड पड़ी, उस टाइम पे शायद ये हो रहा था कि 0 डिग्री पहुंचने वाला है, लास्ट दिसंबर में। और जहां हमारा ऑफिस है उसके बगल में नहर है, मतलब हम फिल्म सिटी में हैं, डीएनडी के नीचे यमुना की बराबर में कभी आप जाके देखें ना, डीएनडी क्रॉस करेंगे तो यमुना की बराबर में, अगर आप महारानी बाग से नोएडा की तरफ जा रहे हैं तो अपने राइट पे देखिएगा, वहां पर कुछ झोपड़पट्टियां हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, उस दिसंबर की इतनी कड़कती हुई ठंड में बारिश और हो गई थी,
तो मैं शो कर रहा था सुबह 6 बजे 7 बजे का, तो 7 बजे शो करने के लिए मुझे 5:30 बजे उठना पड़ता था, और जब इस वक्त मैं बिस्तर छोड़ रहा था, मैं ही जानता हूँ कि मुझे कितनी दुश्वारी और परेशानी होती थी। जब मैं जा रहा था तो उस वक्त बारिश हो गई और मैं DND क्रॉस कर रहा था। अब ये झोपड़पट्टियाँ जो हैं, इसकी तरफ मेरा जहन गया। वो झोपड़पट्टियाँ जब बारिश हो जाती है ना, 15 दिन लग जाते हैं उनको सूखने में, मतलब उनके बिस्तर सूखने में, उनके लिहाफ गद्दे सूखने में। अब अगर मैं रेडियो पे जाके ये कह देता कि यार प्लीज उनकी मदद कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए, तो लोगों को मालूम है ये, और लोग करते भी हैं। लेकिन वही मुझे लगा कि नहीं, ऐसे नहीं, जब तक हिट नहीं करेगी दिमाग पे बात। तो मैंने रेडियो ऑन करा, माइक, और ये कहा कि अगर आप मुझे कितने सालों से सुन रहे हैं और मोहब्बत करते हैं, तो एक चीज़ आज मेरी मान लीजिए, इसके बाद चाहे ज़िंदगी भर मत मानिएगा। अब जब मैं ये कह रहा था तो मेरे जहन में था कि शायद कुछ लोग सुन रहे होंगे। फिर मैंने कहा अगर आप इस वक्त DND से होते हुए नोएडा आ रहे हैं तो ज़रूर मान लीजिएगा। तो चलो, सारी दिल्ली में DND नहीं है, 50 लोग 150 लोग DND से आ रहे होंगे। मैंने कहा अब आप जब DND पे आ गए तो प्लीज़ मेरे कहने से अपनी गाड़ी का ज़रा सा 3 इंच शीशा नीचे कर लीजिए। मैं ये अज्यूम कर रहा था कि शायद कुछ लोगों ने करा होगा, ज़रूरी नहीं है कि सब ने करा हो। आई एम श्योर कि ये मेरे कहते ही ये नहीं है कि जादू हो गया सबने नीचे कर लिया, कुछ लोगों ने करा होगा। अब जब शीशा नीचे हो गया आपका, तो मैंने कहा कि प्लीज़ आप एक काम करिए कि अपने हाथ का उंगली का, इसको पोरवा कहते हैं हम, एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकाल लीजिए। मुझसे बहुत प्यार करते हैं आप, तो प्लीज करिए ना। अब उन्होंने शायद निकाल लिया हो। मैंने कहा जब आपने बाहर निकाल लिया तो प्लीज जब तक DND खत्म ना हो जाए ना, ऐसे ही रखिएगा। अब मैं ये तसव्वुर कर रहा था कि शायद किसी ने रखा हो। जब DND खत्म हो गया, मैंने कहा कि जब आपकी ये उंगली सुकड़ रही हो ना, इसे अंदर करके अब अपने राइट की तरफ देखिएगा। जो झोपड़पट्टियां पड़ी हुई हैं उसमें जिस्म अकड़ गए हैं ऐसे, इस बारिश की वजह से। तो अगर हो सके तो आज ही खरीद कर या पुराने आप लिहाफ या गद्दे वहां दे आए। शायद मेरे पास फोन बहुत सारे नहीं आए, जरूरी नहीं कि हर आदमी फोन करके ये कहने लगे कि हम करेंगे, लेकिन जितने लोगों के आए ना उन पे इतना असर हुआ था और मुझे ये लगा था कि मेरी जॉब ये पूरी हो गई। अगर मैं यही कह देता यार जरा देख लेना, बहुत अच्छी बात है गरीबों की मदद करना और खासतौर से, तो वो असर नहीं होता। इसीलिए मुझे लगता है कि हर बात कहने से पहले 5 बार सोचें कि सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर और सिर्फ ये कहकर बात पूरी कर नहीं, उनके दिमाग तक पहुंचना है और दिमाग को टटोलना है। यही कर रहा हूँ और इंशाल्लाह यही करता रहूँगा। बिल्कुल, आप अपने फील्ड में और अपने काम में बेहद कामयाब हैं और ये सभी जानते होंगे कि रेडियो जो है वो सबसे बड़ा मास मीडियम है कम्युनिकेशन का, मास कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मीडियम है। और मैं समझता हूँ कि अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर है, कुछ सालों से बहुत ज़्यादा हाइप है इन सब चीज़ों का, तो लगता है कि जैसे रेडियो पीछे छूट सा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो रेडियो से जुड़े हुए हैं, जो रेडियो सुनते हैं, और आज भी जो रिमोट एरियाज़ हैं, गाँव हैं, कस्बे हैं, वहाँ तक भी अगर कोई रीच है तो रेडियो की सबसे ज़्यादा है। और उसके ज़रिए सिर्फ एंटरटेनमेंट या गाने ही नहीं, इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं, एजुकेशन और मौसम के बारे में और लोगों के बारे में और जो हालात बदल रहे हैं उनके बारे में, तमाम तरह की बातें, न्यूज़, इन्फॉर्मेशंस पहुंचाई जाती हैं। और रेडियो इसलिए सबसे बड़ा मीडियम है क्योंकि शुरुआत जब हुई थी तो और कोई मीडियम था ही नहीं, तो वो शुरुआत से जो बना तो वो बना ही है। और मैं समझता हूँ नवेद भाई कि शायद ये ऐसा मीडियम है जो कभी नीचे तो नहीं आएगा, ख़त्म तो नहीं होगा, कितना भी सोशल मीडिया हाइप हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता, बल्कि खूबसूरत है और मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत मीडियम है। अब लोगों का अंदाज, अब जाहिर है कि लोग डिजिटल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मुझे लगता है रेडियो की शक्ल बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि रेडियो बंद हो जाए। मतलब हो सकता है आप पहले ट्रांजिस्टर पे, पहले तो ग्रामोफोन इतने बड़े होते थे, आप CD चलाते थे, याद है, आप सॉफ्टवेयर से चलाएंगे तो शक्ल बदल जाएगी। हो सकता है आपके पॉकेट्स में, जेबों में रेडियो आ जाए, लेकिन रेडियो खत्म नहीं। रेडियो की खूबसूरती जो है वो मेरे ख्याल है कि बरकरार रहेगी। तभी शायद इतने रेडियो स्टेशन बढ़ भी रहे हैं लगातार, प्राइवेट स्टेशन बढ़ रहे हैं, रीजनल और कम्युनिटी रेडियो बढ़ रहे हैं लगातार। शायद इसी वजह से कि उसकी अपनी खूबसूरती है। जिस तरीके से जैसे आपने कहा, ये टीवी का जो मीडियम है वो शायद ना एक बायस कह लीजिए या अंधेरा जिसे वो फैला रहा है बजाय रोशनी के, लेकिन रेडियो कभी ऐसा नहीं करता। रेडियो आपको हमेशा एंटरटेन कर रहा है, लाइवली अपने आपको पॉजिटिव रहने की सलाह दे रहा है, आपको बुरी चीज़ों से बचाने की कोशिश कर रहा है, हमेशा आपको गाइड कर रहा है किसी भी तरीके से, वो बच्चों के लिए हो, उनकी परवरिश को लेकर के हो, एजुकेशनल प्रोग्राम्स को लेकर के हो। सभी स्टेशंस पर मैं समझता हूँ प्राइवेट चैनल्स भी ये प्रोग्राम्स करते हैं कि किसी तरीके से भी, जैसे जो हालात चल रहे हों, जैसे एजुकेशन का है, आजकल नहीं बच्चे स्कूल जा पा रहे, कोविड की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, तो ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए, तो वो रेडियो के ज़रिए से भी कुछ ना कुछ उनको एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मीडियम तो मैं समझता हूँ कि शायद कभी भी फेड आउट नहीं होने वाला है जी। और जैसे आपका जो मिर्ची मुर्गा था, द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है आपका,
और आपको जो मैं समझता हूँ कि जो बुलंदियाँ दी तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाने वाला प्रोग्राम, वो एक उसका बहुत बड़ा रोल भी है। तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट ऐसा हुआ हो कि जिसमें आपने अपने आप को बहुत ही मतलब प्राउड फील किया हो कि यार वाकई आज तो मैंने कमाल कर दिया? कुछ ऐसी बातें जैसे अक्सर आप करते थे, प्रैंक्स बनाया करते थे, लेकिन मकसद आपका वही रहता था कि यार किसी को हंसाओ भी और एक बात भी पहुँच जाए। जी, मुर्गा अव्वल के आप सही कह रहे हैं कि वो मुर्गा ही है जो वजह है कि आज मतलब आप और हम जानते हैं एक दूसरे को, और भी वजहें थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन ये एक बड़ी वजह है कि लोग पसंद ज़्यादा करने लगे। वैसे आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ कि आपकी मोहब्बत में पिछले तकरीबन 13 सालों से गालियाँ खा रहा हूँ। गालियाँ सुन रहे हैं, मैं वही कहने वाला था। 13 सालों से। और परेशानी ये भी नहीं है कि गालियाँ खाना, परेशानी ये है कि किस किस तरह की। और कुछ तो लोग ऐसे हैं, एक साहब ने मुझे गाली दे दी तो मैं सोचने लगा कि यार इस गाली में ना तो मेरे अब्बू हैं, ना माँ है, ना कुछ है, ये दी किसको है। तो मैं उनसे कह रहा था भाई ये सिर्फ मतलब बता दो मुझे। तो मुझसे बोला वाह मतलब हम नहीं बताते, मतलब खुद अंदाजा लगा ले तू। तो अब ये अंदाजे मुझे लगाने पड़ते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। हाँ, कि उसने तो दे दी, अब मेरा काम है कि ये किसको जाके लग रही है, पहले इस तरफ जा रही थी फिर लगा। तो उसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर एक आदमी का जरा सा भी दिल तोड़ के, जो कि मैं लिमिट क्रॉस नहीं करता, बिल्कुल, अगर एक आदमी को जरा सा गुस्सा आ भी गया और जिसकी वजह से हमारी दिल्ली की तकरीबन 1 करोड़ की आबादी से भी ज्यादा लोग खुश होते हैं सुनकर, तो इतना तो कुर्बानी देना बनता है इस शहर के लिए। बल्कि शहर ही नहीं, अब तो डिजिटल की वजह से बहुत सारे जगहों पर नेशनली बल्कि हिंदुस्तान से भी बाहर। मुर्गा की शुरुआत रेडियो से नहीं हुई थी, मुर्गा की शुरुआत मेरे बचपन से ही हुई थी। अच्छा, रेडियो पे तो मैं क्योंकि मुझे मालूम थी कि मैं ऐसी चीज करता हूं, तो मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे करने दीजिए, क्योंकि फितरत नहीं बदलती इंसान की, वो नेचुरल है कि वो नेचुरल है। जब मैं कॉलेज में था ना, तो मुझे याद है, अच्छा ये चीज़ मैं सिर्फ आप ही को बता रहा हूँ, ये आप सभी को मालूम है कि रैग करना गलत है, किसी की भी रैगिंग लेना गलत है। उस टाइम पे हमें नहीं था अंदाज़ा, जब हम पढ़ रहे थे। जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था तो 2 जूनियर थे और हम 3-4 सीनियर थे, तो हमने उनसे कहा कि चलो मुर्गा बनो, रैग करना शुरू कर दिया। अब जब वो मुर्गा बन गए दोनों, ऐसे लिटरली वो वाला मुर्गा ऐसे निकाल के और कान पकड़ के, वो बचपन में जो बनाया करते थे। किसी ने जाकर प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दी, और हमने अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा था, तो किसी ने जाके प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दी कि वो अंदर सुना है कुछ सीनियर मुर्गा बना रहे हैं बच्चों का, नए का। अब ये प्रिंसिपल और उनकी पूरी टीम भागते हुए आई, और हमारी क्लास काफ़ी बड़ी थी और हमने अंदर से चटकनी लगा रखी थी। ये भागते, और हम 3 दोस्त रैक कर रहे थे 2 को, और ये 2 मुर्गा बने हुए सामने। अब भागते हुए आए और धड़ 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 दरवाज़ा पीटने लगे। जान निकल गई उस वक्त, पैरों तले ज़मीन निकल गई कि आज मतलब यहाँ से एडमिशन ख़त्म होगा। अब तीनों मुंह देख रहे हैं एक दूसरे का, और उससे कह रहा हूँ मैं कि यार ये मुर्गा, मैंने कहा तुम मत बनो, अब उठ जाओ। तो वो कम वक्त उठ नहीं रहे, वो इतने पक्के वाले बन गए। और मैं कह रहा हूँ कि उठ जाओ, खत्म हो गया, तो नहीं उठ रहे। अब हम 3 ऐसे खड़े थे, हम 3 ऐसे खड़े थे, और वो वहाँ मुर्गा बने हुए थे। वो शायद इतनी तेज तोड़ा उन्होंने, गार्ड्स भी थे, कि वो चटकनी टूटने लगी। जैसे ही मैं देख रहा था कि चटकनी टूट गई है, मैं जल्दी से भागा और उनके साथ मुर्गा बन गया। और मेरे दोस्तों को प्रिंसिपल ने पकड़ा और ले गए ऑफिस, और उनको 1 महीने तक नहीं आने दिया क्लास में। तो यहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। जो पहला मुर्गा बना था, वो ये बना था मैं। और फिर मुझे खूब बनाया टीचर्स ने, तो मुझे गुस्सा भी आता था। अब जाहिर है टीचर्स हैं तो उनके साथ तो इज्जत से ही रहना, कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने सोचा बदला लूंगा। अब ऐसा बदला ले रहा हूँ कि पूरी दुनिया से ले रहा हूँ, तो लगातार लिए चले जा रहे हैं। वो भड़ा से निकल रही हैं कि जब कुछ नहीं कह पा रहा था तो अब बनाएंगे। लेकिन वो आपकी खास बात रही कि वो आपकी पर्सनैलिटी में पहले से शामिल था, लोगों के साथ हंसी मजाक करना, प्रैंक करना, और वो आपका करियर भी बन गया। वो फिर उसी तरह चलता रहा जी। लेकिन नवेद भाई, एक चीज़ यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने शुरुआत करी बचपन से, आपने जैसे आप शरारती थे, मतलब बहुत ज़्यादा, और शरारतें करते रहे लगातार, तो क्या करियर तक आने से पहले भी ये शरारतों का सिलसिला जारी रहा, या अचानक से ही कुछ? नहीं, रेडियो के बाद तो और बढ़ा है, मतलब पहले रेडियो, जैसे आप जब तक रेडियो आपने शुरू करा, उससे पहले भी आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ? बहुत ज़्यादा। जब मैं कॉलेज में था तो क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, देखिए कोई भी किसी को कोई चीज़, जैसे अब शाहिद भाई हैं, इनके ज़रूर कहीं ना कहीं फैमिली से ही कोई चीज़ आई होगी जो इतना अच्छा बोल लेते हैं या इतनी समझ और सूझबूझ रखते हैं। नो डाउट कि एजुकेशन और ये तालीम चीज़ें इम्प्रूव करती हैं। ये कोई आपके दिमाग में ठूस नहीं सकता ज़बरदस्ती कि आप हंसा सकते हैं, आप हंसा सकते हैं। जी। और हंसाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही हंसा सकता हूँ, बहुत से लोग
मुझसे बहुत बेहतर है, बस माइक नहीं है शायद उनके पास। तो ये बचपन से था मेरे कि लोग ये समझते हैं कि ट्रेनिंग दी गई। कोई मुझसे कह रहा था कि ट्रेनिंग दी जाती है इसकी। ट्रेनिंग नहीं, मैंने ये शुरुआत में शुरू किया। मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं जिनकी शादी हुई थी, और शादी में हम कोई भी चीज़ मुझे लगता है कि नॉर्मल नहीं करनी चाहिए। मुझे आपको मालूम है, ये भी बड़ा मुश्किल से बैठा हुआ हूँ कि हम नॉर्मली बैठे हुए हैं। अदब है, तहजीब है, तो मुझे मालूम है मैं तो फटूंगा बाहर जाके जब यहाँ से निकल जाऊँगा, है ना। तो मुझे अब भी थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। लेकिन तो उनकी शादी हुई तो हम प्लान कर रहे थे कि क्या गिफ्ट दिया जाए। अच्छा, क्योंकि ख़ास दोस्त की शादी थी तो हमें तैयारी करनी थी सारी, क्योंकि उस ज़माने में वेटर्स इतने नहीं होते थे। आप जब शादी में जाते हैं ना तो अब तो वेटर्स होते हैं, पहले दोस्त, अजीज, रिश्तेदार यही संभाल लेते थे, ये सब लोग मिलकर संभालते थे। हाँ, तो हमें जिम्मेदारी दी गई कि तुम एक काम करो, अखिल नाम था उनका, तुम अखिल के देख लेना, शादी वलीमा होगा, रिसेप्शन होगा, कमरा, उनके कमरा सजाने की भी जिम्मेदारी हमें दी गई। फिर हम सोच रहे थे कि इनको गिफ्ट क्या दें अखिल को। तो हम 6 दोस्त हैं, तो सोचने लगे क्या करें। हम सब ने पैसे जमा किए। उस ज़माने में 50 रुपये बहुत होते थे, 50-100 रुपये, 100 रुपये सबसे लिए। और पुरानी दिल्ली में एक चिड़िया बाज़ार है, चिड़िया बाज़ार के पीछे बहुत पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं, कबाड़ी बाज़ार भी कहा जाता था उस ज़माने में। हम वहाँ से ना अलार्म क्लॉक ख़रीद के लाए थे, बहुत सारी सस्ती, क्योंकि इनका कमरा सजाना था हमें और इनकी शादी हुई थी। तो हमने क्या करा, हम तकरीबन 25 अलार्म क्लॉक ख़रीद के लाए, और 25 अलार्म क्लॉक को 15-15 मिनट के गैप पे अलार्म लगा के इनके कमरे में छुपा दिया, और ऐसी जगह में छुपाया जहाँ ये ढूंढ ना सकें। अच्छा, अब शादी है इनकी, मतलब रात काली करने का पूरा आपने जो है, हाँ, रात में आए कमरे में, अहलिया साथ में, और प्यार मोहब्बत की बात शुरू ही हुई थी कि पहला अलार्म बज गया। अब 15 मिनट लग गए वो ढूंढने में, कहाँ है, यहाँ आया गद्दे के नीचे। फिर बात शुरू हुई तो कि दूसरा बज गया। तो हमने इतने अलार्म सेट किए थे कि सुबह 7:30 बजे तक ये अलार्म ही बंद करता रहा, और फिर अलार्म बंद करने के बाद इसने जिंदगी भर के लिए बात बंद कर दी। आपको मालूम है, अभी बोलता नहीं है हमसे वो। हमने कई मरतबा कहा कि यार अरे छोड़ दे, अब गलती हो गई। बोला नहीं यार, इतना थोड़ी होता है। लेकिन नवीद भाई, ये तो बहुत ही यूनिक आपका आइडिया। हाँ, वो कोई सोच नहीं सकता। वो शायद मान भी जाता, कह रहा इतना थोड़ी होता है, चल 2 बजे तक का लगा देता, उसके बाद तो कह रहा तूने भी यार 7 बजे तक का। तो जब तो रेडियो दूर दूर तक नहीं था, लेकिन फितरतें हैं कुछ जो नहीं हैं। जी बिल्कुल, जो आपके साथ लगातार रही हैं, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा रही वो। और फिर रेडियो आते आते फिर आपने जो शुरुआत करी, हालांकि वो नहीं थी शुरुआत इस तरीके के प्रैंक्स खेलने की, लेकिन शुरुआत हुई आपकी, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर लव और दूसरे प्रोग्राम्स के साथ। तो जैसे शुरुआत जो हुई इस तरह के प्रोग्राम की, तो कोई इंसिडेंट था या कुछ प्लान करके आपने कि ये प्रोग्राम अब करना चाहिए? जो मुर्गे की शुरुआत करें जी, रेडियो पे शुरुआत ऐसे हुई थी कि एक इनका रेडियो मिर्ची का ही एक सेगमेंट हुआ करता था, मैं उसका नाम भी भूल गया, जिस ज़माने में मैंने ज्वाइन किया था। तो ये लोग क्या किया करते थे कि सिर्फ दिवाली के आसपास एक किसी को प्रैंक करते थे। जो मुझसे पहले एक साहिबा थी, पल्लवी नाम था उनका, जो मेरा वाला शो करती थी जी, वो करती थी सिर्फ दिवाली पर। तो ऐसी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम मैं एक ज़माने में ये करती थी। तो मैंने कहा क्या पल्लवी? तो उन्होंने सुनाया, तो प्रैंक की शक्ल में कुछ था, बहुत अच्छा था। अच्छा, तो आप हंसे थे उसके ऊपर? तो मैं हंसा, खूब हंसा, और ये कहा कि पल्लवी मैं ये कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो बात कर लो तुम जाके अपने सीनियर से जो हमारे स्टेशन हेड थे। मैंने कहा कि आप एक मौका दे के देख लीजिए, मैं कर सकता हूँ ये। वो पहला दिन था जब मैंने फ़ोन किया, किसी को कम अच्छा लगा, कई लोगों को नहीं अच्छा लगा, लेकिन फिर दोबारा कॉल किया तो वो ज़रा सा अच्छा लगा, फिर कई लोगों को उस पर भी एतराज़ हुआ। लेकिन वो बढ़ते पहले दिवाली पे कहा कि दिवाली पे करो, तो मैंने दिवाली का इंतज़ार किया। फिर कहा कि अब एक काम करो, अच्छा लगा दिवाली और ये जितने फेस्टिवल्स आते हैं सब पे किया करो। फिर वो और अच्छा लगने लगा, बोले एक काम करो, तो फेस्टिवल के इंतजार करो, हफ्ते कर लो, एक हफ्ते में, फिर रोज, फिर दिन में कई मरतबा। फिर ये हो गया कि दिल्ली में ही नहीं, मुंबई, यहाँ सब जगह, सब। फिर बाद में वो चंक्स बना करके बीच में भी डालने लगे, बीच में, हाँ, जिनको प्रोमोट करते हैं, लेकिन आपके वो बीच में डलते थे। जी, उसने पर चलते रहते हैं जरा से। तो एक तरह से वो हाईलाइट फैक्टर बन गया, उस रेडियो की पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ा उसका रोल रहा है। जी, तो अभी आगे क्या कुछ नया आपने प्लान किया है? जैसे आप करते रहते हैं हमेशा, हालात के मद्देनज़र, सिचुएशंस को देखते हुए। अभी मैं ये जानना चाह रहा था कि कोई ऐसा रिसेंट आपकी नज़र में है कि आज प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा जिसमें कोई सोशल मैसेज, समाज के लिए भी कोई पैगाम जाए, कुछ ऐसा प्लान आपका आगे? नहीं, इंशाल्लाह सोचा बहुत है। एक तो मैं ये कोशिश, मैं दुआ भी कर रहा हूँ कि जल्दी से हम ये न्यू नॉर्मल नहीं झेल पा रहे हैं हम,
मतलब कहने को न्यू नॉर्मल है, लेकिन हमें मालूम है कि हम वही वाला नॉर्मल चाहते हैं जो पहले वाला नॉर्मल था। अब मजबूरी ये है कि थोड़ा सा अब ये पाबंदियां हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब इंशाल्लाह ये पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगा। और मुझे ऑन ग्राउंड बहुत चीज़ें करनी हैं लोगों की, बल्कि लोगों की नहीं, अपनी खुशी के लिए भी। और कुछ चीज़ अगर वैसे ऑन ग्राउंड, क्योंकि रेडियो तक पहुँच गया, डिजिटल पे भी पहुँच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसे बैठ कर हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार उल्टा करें। मतलब उल्टा कैसे कि आप मुझे सुनते हैं रेडियो पे और अब भी मुझे सुन ही रहे हैं माइक पे, शायद मैं चाहता हूं कि उल्टा हो जाए कि मैं हफ्ते में एक बार आऊं, 15 दिन में एक बार आऊं और मैं सिर्फ सुनूं, क्योंकि मेरा दिल चाहता है बहुत सुनने के लिए। और अब भी मैं जितना बोल रहा हूं या जितनी चीजें बोल रहा हूं, मैं सुन सुन के लोगों से, शायद पता है चक्कर क्या है, लोग ये भी एक खिदमत खल्क कहता हूं मैं इस चीज को, मतलब कि लोगों की मदद करना जी, कि आप लोगों को सुने बेहतर, उससे आपका भी फायदा। मैंने इतना सुना लोगों को, इतना सुना है कि मैं हर तरह के इंसान से, अब देखिए 2 तरह के इंसान हैं, एक वो जो कैब बुक करता है और चुपचाप चला जाता है अपने डेस्टिनेशन पे, एक वो जो कैब बुक करता है और खूब बातें करते हुए जाता है ड्राइवर से। कुछ लोग झेल भी जाते हैं कि यार कितना बोल रहा है ड्राइवर, लेकिन यकीन करिए कि झेलाने के बावजूद भी 5 चीज़ें ऐसी देखे जाएगा जो आप अपने शो में इस्तेमाल कर लें। शो में भी नहीं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी फितरतों के लोग हैं, कितने, मतलब एक ऐसा तजुर्बा हो जाएगा। अब आप देखिए ना, आप देखिए फैन मोमेंट में आपको बताता हूँ, कहने को तो बहुत फैन है, लेकिन मैं एक बार गया था वहाँ रुड़की, IIT रुड़की ने इनवाइट किया था, तो वो ड्राइवर साहब, मैंने बताया था आपको शायद, हम पिछली बार ड्राइवर साहब ले जा रहे थे, तो वो फैन निकले बहुत बड़े। अब वो रुड़की जैसे शुरू हुआ, गाड़ी चला रहे हैं, नवेद भाई ये रुड़की है हमारा, रुड़की, मैंने कहा बहुत अच्छा है, और इतना खातिर करना चाह रहे थे, इतनी खातिर, नवेद भाई कुछ खाएंगे, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं खाएंगे। फिर चलने लगे, नवेद भाई ये देखिए रुड़की के, ये देखिए पेड़, मैंने कहा पेड़ बहुत अच्छे हैं, कुछ खाएंगे, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं खाएंगे। फिर गाड़ी चला रहे हैं, नवेद भाई रुड़की का मॉल, मैंने कहा बहुत खूबसूरत मॉल है, कुछ खाएंगे, और मैंने कहा नहीं खाऊंगा मैं। चलते रहे, नवेद भाई रुड़की का आसमान देखिए, और मैंने कहा ये तो दिल्ली वाला ही चल रहा है, ये कौन सा डिफरेंट है। फिर चलते चलते अचानक से गाड़ी रोक दी उन्होंने जी, तो मैंने कहा तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? बोला नवेद भाई मैं ज़रा टॉयलेट जा रहा हूँ। मैंने कहा जाइए। बोला आप भी आइए ना। उसे इतनी खातिर की पड़ी हुई थी, इतनी खातिर, मैंने उसे मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा। बोला अरे यार सर रुड़की आए हैं, आइए ना। अब उसकी मोहब्बत में चला गया मैं जी, तो खातिरदारी में काफी खातिरदारी में भी मैं, अब देखिए ना, लिहाज में कुछ लगा भी नहीं था, फिर भी जबरदस्ती कि चलो साहब कह रहे हैं तो मोहब्बत पूरी कर लेते हैं। लेकिन मुझे ये पता चला कि लोग भूल जाते हैं कभी कभी। एक मरतबा दुबई गया था और एक साहब ने ऐसे मुझे देखा और मुंह खोल लिया, और बहुत खुश, दूर से ही ये कर रहा, और मैं समझ गया कि ये बहुत खुश है। अब शायद वो ऐसे ना मेरे पास आ गया, ऐसे मोबाइल लेके आया, अरे नवेद सर बहुत बड़ा फैन हूँ, एक सेल्फी, एक फोटो। मैंने कहा हाँ ले लो, एक फोटो तो बनता है, और बौखलाया हुआ है। मैंने कहा चलो फोटो लेते हैं एक। उसने अपना कैमरा मेरे हाथ में दिया और सीधा खड़ा हो गया, बोला ले लो। मैंने उसका ऐसे फोटो खींचा और उसे दे दिया। वो मतलब खुशी में उस वक्त ये भूल गया, औसान खो दिए कि उस फोटो में मैं नहीं हूं। वो दरअसल यकीन नहीं कर पा रहा था ना आपको अपने सामने, मतलब नवेद भाई सामने खड़े। एक तो ये होता है सबका, सर जिंदा देख रहा हूँ, एक तो पता नहीं मरने लोगों को इंतजार है कि मरा हुआ कब मिलेगा, सर जिंदा देख रहा हूँ, जिंदा पहली बार जिंदा देख रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये लोगों से ही शायद मैं सीख रहा हूँ। लोगों से बात करने में बहुत मज़ा आता है, वक्त देना चाहिए। 2 चीज़ें हो सकती हैं, कोई आदमी अगर बहुत नापसंद हो मत मिलिए दूसरी बार, लेकिन ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। लोगों से बात करके देखें और बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, यकीन करिएगा। ये तो हम जब भी मिलते हैं, वहाँ हमदर्द में भी मिले थे जी। फितरतें ऐसी होती हैं कि मुझे ना शो की तैयारी करनी नहीं पड़ती, मुझे आप लोग या जो सुन रहे हैं वो ही करवा देते हैं मेरा शो। कुछ दिन पहले की बात है, बल्कि 1 साल हो गया होगा, एक लड़के का फ़ोन आया तो वो कहने लगा, नवेद भाई आई हैव अ गर्लफ्रेंड, श्वेता नाम है। तो मैंने कहा अच्छा, अरे वाह। मैं जब लाइव नहीं गया था, बोला आप श्वेता का मुर्गा बना दोगे? मैंने कहा आज तो नहीं बनेगा क्योंकि आपको मेल करना होगा, हमारे यहाँ ये प्रोसीजर है कि मेल करिए। बोला सर प्लीज़ श्वेता का बर्थडे आज, बना दो। मैंने कहा नहीं बन सकता आज। बोला श्वेता से प्यार करता हूँ, श्वेता से शादी करनी है, श्वेता से मोहब्बत है। मैंने कहा हो नहीं सकता। कहने लगा सर देख लो प्लीज़, आपको आपकी माँ की कसम है। तो मैंने कहा बन तो अभी नहीं, अभी भी नहीं बनेगा। गर्लफ्रेंड की कसम देनी चाहिए थी उसको। हाँ क्या करा के नहीं, उसके बाद तो रोका नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, माँ की कसम के बाद भी हम नहीं बना सकते।
बोला देख लो सर, कसम दे रखी है माँ की, कभी माँ मर सकती है। अब बजाय गुस्सा आने के मुझे प्यार सा आया कि यार ये कितना मतलब कितना घुल मिल गया जी। मैंने कहा ठीक है, कौन है श्वेता? बोला सर श्वेता गर्लफ्रेंड है, मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है, मुझे शादी करनी है, ये वो करना है। तो मैंने कहा ठीक है लाओ नंबर दो श्वेता का जल्दी से, और चुप रहना तुम, अब मैं लाइव डाल रहा हूँ, तुम सिर्फ सुनना। बोला ठीक है ठीक है। अब जैसे ही मैं नंबर मिलाने लगा, इसकी मासूम सी आवाज़ आई, नवेद सर दिल मत तोड़ना श्वेता का। मैंने कहा क्यों? क्योंकि श्वेता मेरी जान है, श्वेता मेरी जिंदगी है, श्वेता से शादी करनी है श्वेता। अरे मैंने कहा नहीं तोड़ रहा, फिर मिला रहा हूँ, याद है ना दिल नहीं तोड़ना, श्वेता मेरी जान है, श्वेता मेरी जिंदगी है, श्वेता है। मैंने इसी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया, श्वेता का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने कहा हेलो तुम्हारी गर्लफ्रेंड श्वेता का मोबाइल बंद जा रहा है। बोला ओ हो एक गर्लफ्रेंड और है पूजा, उसको मिला के देखो यार। अरे यार ये और ये सारा लाइव चल रहा है तो मुझे कुछ करने की जरूरत है, मैं तो हाँ हूँ ही कर जो है। तो अगर मैं उस वक्त उस इंसान का इस बात पे फ़ोन काट देता कि माँ की कसम दी है, माँ कभी मर सकती है, तो शायद यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से आप तो यहाँ कम लोग हैं जब पूरी दिल्ली हंस रही थी और बहुत मजे ले रहे थे कि यार ये कमाल आदमी था। तो ये जो लोग हैं ना, हम जिनमें शामिल हैं, यही सब करवा देते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा करीब चले जाया करें। आजकल नहीं, अब तो सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल हाँ, हालांकि ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, उम्मीद यही है। जिस तरीके से अभी हालात बस सुधरने पर ही हैं, उम्मीद ऐसी है और कोशिश करने पर ही हमारी। और वही बात आखिर में, जैसे कि रेडियो की वजह से ही ये सब चीज़ें बनी हैं। जो लिसनर्स हैं हमारे, जो फैंस हैं, वही तो बना रहे हैं। अगर वो ना पसंद करें या ना सुने, या शायद हमें वो कभी कभी नेगेटिव फीडबैक ना दें, गालियाँ ना दें, तो शायद हम जो हैं वो ना बन पाएँ। तो वो लिसनर्स से ही उस आरजे की वैल्यू है या उस रेडियो स्टेशन की वैल्यू है, क्योंकि वो उन्हीं के लिए है, आप ही के लिए है, और आप ही की वजह से वो कामयाब है, या जो भी आप उसको समझते हैं। तो नवेद भाई, अब जैसे हमारा भी वक्त अब ख़त्म तो हो रहा है, जाते जाते बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हमारे जो यहाँ पर बैठी है ऑडियंस, फैंस हैं आपके, और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, मैं समझता हूँ दुनिया भर में आपको लोग इतना पसंद करते हैं, तो कोई एक ऐसी बात आप कहना चाहेंगे जो बहुत ही ना, मैं कह रहा हूँ कि हिटिंग हो, जो थोड़ी सी मज़ेदार भी हो, असर बात ऐसी जो असर रखे? मैं जब ख़ास तौर से ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो पढ़े लिखे हैं, जो कि आप हैं, जो मुझसे ज़्यादा ज़हीन है जो आप हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं आप लोगों को, या जो देख रहे हैं, कि आप लोगों को क्या ऐसी बात बता दूँ जिससे असर ज़्यादा हो। सब जानते हैं आप, लेकिन क्योंकि अब वक्त ऐसा है, कोविड, तो हर मुकाम पे और हर वक्त में हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि हिम्मत एक तो नहीं हारनी है जी, काम करते रहना है, बहुत ज़्यादा काम, बल्कि अब तो चैलेंज ये है कि हमें ज़्यादा काम करना है। और मैं इसी बात से ख़त्म करता हूँ हर चीज़। जब भी मैं कहीं जाता हूँ, लोग कहते भी हैं कि तो मैंने सुना है, तो मैं कहता हूँ फिर असर लो इस चीज़ का। शाहरुख खान की एक मूवी है ओम शांति ओम, उसका एक डायलॉग है कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे तुमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। ये मैं मानता ही नहीं। अच्छा है, आप ज़रूरी नहीं है कि शाहरुख खान ने कहा है तो मैं अपना बना लेता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो बेटा काम कर लिया कर, कायनात ऐसी नहीं बैठी चाह रहा है, काम करना बहुत ज़रूरी है, समझे? कायनात भी जब आती है जब काम करोगे। तो प्लीज़ मेहनत करें और दिल लगा के मेहनत करें, और उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह न्यू नॉर्मल ख़त्म होके बिल्कुल नॉर्मल वाली सिचुएशन में पहुंचेंगे हम। एंड थैंक यू सो मच सभी का, कि ये नहीं कि आप लोग यहाँ आए, ये जो आपने 6 महीने इस अक्लमंदी से, खूबसूरती से और इतनी हिम्मत से बिता दिए, जिसमें किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, और जो क्राइसिस हैं इंशाल्लाह सब मिलकर इसको हम पूरा कर लेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से सभी का, तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा, मैं अब ये जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे प्रैंक्स का सिलसिला रहता है, आप हंसाते हैं लोगों को, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी बात हो गई कि बहुत ही मतलब मायूसी सी हो गई कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया और मुझे अब नहीं करना चाहिए? क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आपको लगा कि यार बहुत हो गया बस अब? एक बार ये इसका ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा मुझे। और प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग मुझसे प्रैंक करवाते हैं वो शायद या तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते कभी कभी, और गलत कह देते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है, हालांकि मैंने देखा है कि आप बाद में फिर अपोलोजाइज करते हैं, मैं माफ़ी मांग लेता हूं कि भाई देखो ये सिर्फ इसलिए। हाँ, माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। तो और गलती अपनी हो तो ज़रूर देर भी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने एक साहिबा को फ़ोन किया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मैं उस वक्त बहुत प्रेशर में था, तो फ़ोन उठा के मैं रोने लगा था। जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैंने कुछ प्लान भी नहीं किया था, और मैं रोने लगा था बहुत कि इन्हें कुछ डराऊंगा। ये पहले की बात है, हो गए होंगे 5-6 साल। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनके घर का एक मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मैं आज तक इस चीज़ के लिए शर्मिंदा हूँ कि मुझे थोड़ी सी या तो तैयारी करनी चाहिए थी, या फिर उनसे पूरी बात पूछ लेनी चाहिए थी कि मैं किस तरह शुरुआत करूँ, क्योंकि उन्होंने कहा आप कुछ भी कर देना,
ये इनका प्रैंक कर देना। और क्योंकि उन साहिबा की भी जायज़ बात यह है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में कोई है और अचानक से किसी ने फ़ोन किया और कोई रो रहा है, बहुत गुस्सा किया था उन्होंने, और जितना भी किया वो भी कम था जिस सिचुएशन में वो थी। और मैंने बहुत माफ़ी मांगी उनसे, बाकायदा रिटन में अपॉलॉजी लिखी, मिर्ची से भी कहलवाया, टाइम्स ऑफ इंडिया के लीगल डिपार्टमेंट से भी कहलवाया। तो बात इतनी लेकिन मुझे अफसोस इस बात का आज तक है कि उन्होंने उस वक्त तो माफ़ नहीं किया था। फिर मैंने मेल्स वेल्स भी काफ़ी लिखे। अब देखिए, इंसान हूँ और ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती हुई थी मुझसे। मतलब किसी इंसान को इस तरह डरा देना। तो उस दिन से अहद कर लिया था मैंने कि मैं अपनी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा, और कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादातर प्रैंक्स ऐसे हों जिससे किसी का दिल ना दुखे बहुत ज़्यादा। एक छोटी सी ट्विस्ट अगर दे दिया ठीक है, वरना इससे आगे नहीं बढ़ता हूँ मैं अब। तो नवेद भाई, आपके पास जैसे फीडबैक आते हैं, आपके जो फैंस हैं उनके सोशल मीडिया पर भी आपके पास मेल्स रेडियो मिर्ची पर आती होंगी और मैसेजेस भी आते होंगे, तो वही आपको मोटिवेट करते हैं लगातार इस तरीके से लोगों को एंटरटेन करते रहने की, उनके साथ प्रैंक करते रहने की? जितनी बार मैं देखता हूँ, क्योंकि रेडियो पे कोई हमारा ऐसा मीटर नहीं है जिससे पता चल जाए, जी। लेकिन डिजिटल है, तो जो मैं रेडियो पे डाल देता हूँ वो डिजिटल पे भी डालता हूँ, तो मैसेजेस पढ़ता हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है। फिर जब ज़्यादा अच्छा खुश होते हैं लोग, तो दूसरे दिन के लिए ज़्यादा जोश बढ़ जाता है कि अब इससे बेहतर कुछ करना है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं चलता और लोग कहते भी हैं कि अबे, और इस पर भी बुरी बुरी चीज़ें लिख देते हैं कि अरे पहले सीख ले फिर ये कर ले, लेकिन मैं उनको ज़्यादा तवज्जो दे देता हूँ जो अच्छी बातें लिखी हैं। तो इनसे तो बहुत ज़्यादा मतलब बाकायदा हिम्मत मिलती है। जाहिर है जो मेजॉरिटी है वो तो आपके प्रैंक्स को पसंद करती है, इसीलिए इतने सालों से लगातार वो प्रोग्राम चल भी रहा है। अच्छा, हम आपके जैसे और रेडियो के अलावा जो आप प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जैसे टीवी के लिए भी आपने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, पास में भी किए हैं, आप लगातार करते रहे हैं, तो उनमें और रेडियो में आपको क्या फ़र्क लगा? आपको ज़्यादा मज़ा क्या वही रेडियो में आता है, या टीवी में आपको कुछ नया एक्सपीरियंस लगा, कुछ मज़ा ज़्यादा आया क्योंकि आप उसमें दिख भी रहे हैं? मैंने 1 साल के लिए अपना शो छोड़ दिया था रेडियो, हालांकि मैं प्रैंक करता था, लेकिन मैं शो नहीं करता था मॉर्निंग। तो मैंने कपिल शर्मा के साथ तकरीबन 20 एपिसोड किए थे। आप लोगों ने पहचाना नहीं होगा मुझे, मैं सरला जो उसमें कैरेक्टर है, कपिल की पड़ोसन, उनका दादा बना था। और बाकायदा वो दाढ़ी वाड़ी सब लगा के, तो आप शायद पहचान नहीं पाए होंगे। आप सर्च कर लीजिएगा, आरजे नवेद कपिल शर्मा करिएगा। उसमें भी बहुत मजा आया कपिल के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रेडियो में मेहनत नहीं है, रेडियो में दिमागी मेहनत बहुत है कि मुझे सोचना, क्योंकि मुझे तस्वीरें बनवानी है। रेडियो को कहा जाता है थिएटर ऑफ माइंड। तो मैं अगर सिर्फ आपसे ये कहूँ कि एक आदमी है जिसने पेड़ की सबसे ऊंची डाली पकड़ रखी है, तो जहन में बनता है कि कोई लंबा आदमी है, और ऐसे करके तो हमें ये तस्वीरें बनवानी पड़ती हैं विजुअलाइज रेडियो के जरिए से। कपिल के शो में फिजिकली बहुत मेहनत है, और उसमें तसव्वुर तो करा ही नहीं सकते, जो कुछ है दिख रहा है, बस तसव्वुर यही है कि मैं बूढ़ा बन गया था जी। तो फिजिकली बहुत मेहनत थी। मतलब आप ये लगाएं कि पूरे शूट में हमें 6 घंटे लगते होंगे, तो सिर्फ मेरे मेकअप में ही 2 घंटे लग जाते थे। अच्छा, क्योंकि तो दाढ़ी काफी लगाना हेवी और मेकअप उसमें हुआ करता था, थोड़ा और बूढ़ा बनाना। और मैं तो कह भी रहा था तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बूढ़ा बन के वैसे भी दिखा दूंगा। 47 साल का हो जाऊंगा, 47 माशाल्लाह, अब मैं 47 का हो गया हूँ। नहीं, लेकिन आपको देख कर लगता नहीं ऐसा, वो मालूम 50 ही लगता है देख लेकिन हाँ, मैं 47 का हूँ। तो उसके बावजूद उनको कैरेक्टर ये था कि और ज़्यादा ज़ईफ इंसान बनाना है। लेकिन शायद खूबसूरत चीज़ है रेडियो, आसान कई लोगों को लगता है कि बोलना ही तो है माइक पे, ऐसा भी नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसानी से हर आदमी, बल्कि बहुत नहीं, मुझे लगता नहीं है कि आसान है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि विजुअलाइज कराना होता है जो आपको लिसनर आपका सुन रहा है, क्योंकि वो महसूस कर रहा है उस चीज़ को आपकी सिर्फ आवाज़ से। जैसे आपने बताया कि बारिश का आपने उसको एहसास करवाया कि ऐसे ऐसे बारिश हो रही है, मौसम ऐसा हो रहा है, उंगली बाहर निकाल करके देखो, तो वो देख रहा है और उसको लग रहा है कि यार वाकई तो एकदम मुझे आपने विजुअलाइज करा दिया, मेरी नज़रों के सामने, मैं महसूस कर रहा हूँ उस चीज़ को। और इसी पर मुझे याद आया आपका एक और बहुत था, वो टाइटैनिक पर जिस तरीके से आपने बनाया था वो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत हिट हुआ, और कई बार ऐसा हुआ कि जैसे मुर्गा से ज़्यादा पॉपुलर होने लगा वो, और लोग बार बार आपसे डिमांड करते थे। और मुझे भी पसंद है वो, ज़ाती तौर पे मुझे मुर्गे से ज़्यादा कभी कभी अच्छा लगता है। और जिन लोगों को नहीं मालूम, वो टाइटैनिक वाला जो है वो, उसको हम लोग छपरिया वाला फट्टो कहते हैं। जी जी जी। तो देखिए, मैं आपसे कह रहा था ना कि जब मैं रेडियो की शुरुआत करी थी, तो मुझे लग रहा था कि जब मैं मीडिया में जाऊंगा तो मीडिया में बहुत पढ़े लिखे और होते भी हैं, बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, तो मैं बहुत नर्वस था, मैं बहुत घबराता था, और जो हमारे गांव की बोली है उसको छुपा के रखता था कि नहीं यार, ये लोगों को पता ना चले वरना लोग मुझसे दूरी कर लेंगे। और इसी चक्कर में झूठी ज़िंदगी दिखा रहा था। देखिए, मैं आपको बिल्कुल खुल के बताऊँ, मैंने 2 साल मुस्तकिल झूठ बोला है अपने ऑफिस में,
क्या बात शायद कर रहे हैं? बिल्कुल झूठ। जैसे मैं यूपी से हूँ, यूपी के एक बहुत टिपिकल गांव से। तो लोग मुझसे जैसे पूछते थे, आ जाओ नवेद, आ जाओ नवेद। आप ये लगाइए ना, हमारी हालत ये थी कि जब मैं दिल्ली आया था 3 दोस्तों के साथ, तो जब कोई इंसान दिल्ली आता है छोटे शहर से बड़े शहर में, तो उसको क्या चीजें इंप्रेस करती हैं? बिल्डिंग्स, जी, कार्स, रेस्टोरेंट, खाने। आपको मालूम है हम क्या देख के हैरत में पड़ गए थे, क्योंकि कभी जिंदगी में इतने छोटे से गांव में रहा हूं, मैंने देखा ही नहीं था। जीके चले गए हम, कि जीके जा रहे हैं। जीके में मालूम है क्या चीज देख के हम तीनों ही हो गए थे, अबे क्या दुनिया है ये। हमने देखा जब जीके गए और देखते ही बोले, अबे लड़की सिगरेट पी रही है। अब ये लगाई ना अंदाजा कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि लड़कियां भी स्मोक करती हैं। तो ये खैर, फिर मुझे लगा कि यार अब तो मुझे भी ऐसे रहना पड़ेगा। तो मुझसे ऑफिस में लोग पूछते थे, जैसे छुट्टी हुई फ्राइडे को, सो नवेद कैसा रहा वीकेंड ही नहीं पता था। तो बाद में धीरे धीरे पता चलने लगा कि अच्छा 2 दिनों को कहते हैं, सैटरडे संडे जो लोग मनाते हैं। तो मैं भी झूठ उनको वीकेंड अच्छा था, कहाँ गया? तो मैं चला गया था, क्लब में चला गया था, फिर मैं शॉपिंग करने चला गया था। और मुझे मालूम है कि वीकेंड पे मैं सिर्फ अपने कपड़े धोता था। तो लेकिन मैं ना झूठ बोल रहा था कि शायद ऐसे ही काम चलेगा जी। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई कि मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक दिन मुझसे ये कहा कि तुम फिल्म रिव्यू करो, मूवी का रिव्यू करो। तो मैंने कहा कर लूंगा। मैं फिल्म कम देखता था क्योंकि उस टाइम पे पैसे वैसे नहीं थे। तो कहने लगे जाओ फिल्म देख के आओ। तो इन्होंने टिकट दे दिया। तो मैंने टिकट देखा तो उस पर टाइटैनिक लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ये कौन सी है? बोले इंग्लिश है। अब मैं हिल गया। मैंने कहा इंग्लिश एक तो समझ में नहीं आती, ना बोली जाती, और इसका रिव्यू भी करना है। कहने लगे आप, तो मुझे डांटा कि आपको मालूम नहीं है कि ये हॉलीवुड की भी मूवीज बनती हैं। मैंने कहा नहीं मालूम है। फिर मैं इतराने लगा, नहीं मालूम है, मैं तो ये कह रहा था आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी और से करा लीजिए क्योंकि मेरे पास अभी तो दूसरा काम है। फिर डांट पड़ेगी, नहीं दोनों काम करो। तो मैं चला गया। अब जैसे ऐसी ये सिनेमा हॉल है, यहाँ पे टाइटैनिक चल रही है, तो यहाँ बैठा हूँ आगे की सीट पे और यहाँ लोग बैठे हुए हैं। तो जो इंसान कर रहे थे, जो मैं वो झूठ बोल रहा था ना, यहाँ भी झूठ करने लगा मैं। तो सब फिल्म देख रहे हैं, तो मैं ऐसे देख रहा था लोगों को। पहली बार इंग्लिश मूवी, तो कोई ऐसे करने लगा, ओ माय गॉड। तो मैं भी देख के ओ माय गॉड। तो मुझे लग रहा था मैं इनका साथ दूंगा तो शायद मैं चमकूंगा। कोई कह रहा था वाह, तो मैं भी वाह धीरे से, कि इससे पता चलता है कि मैं तुझ जैसे ही हूँ। वापस आया तो जब मैं ऑन एयर जाने लगा तो मेरी रिया मुखर्जी हैं बॉस, अब तो छोड़ दिया उन्होंने कहा कि तुम्हें जो रिव्यू करना है ना, वो ऐसा करना है कि हम पक गए हैं इस तरह की रिव्यू से, ना मैगजीन में हो, ना किसी सोशल मीडिया पे, ना टेलीविजन में। तो मैंने कहा ये कैसे होगा? कहने लगे नहीं, कोई डिफरेंट करो, क्योंकि तुम्हारे CEO भी आए हुए हैं आज दिल्ली में। तो और ज़्यादा घबराहट हो गई। और 5 मिनट रह गए ऑन एयर जाने में, और मैं सिर्फ ये देख के आया हूँ फिल्म में कि एक बड़ा जहाज़ है, इसमें एक लड़का लड़की, बाकी सब मर गए, वो बचे हैं। और ये मेरे दिमाग में, अब मेरे हाथ कप आ रहे हैं। अब जैसे ही ऑन एयर जाने वाला था, मेरा फोन बजा, और जैसे ही फोन उठाया तो ये मेरे गांव से था। तो मैं चिल्लाया, कौन है जल्दी बोलो, माइक बंद था। तो वो मेरे गांव का एक दोस्त था। कहने लगा घबरा क्यों रहा है? मैंने कहा तुझे पता है मैंने मूवी देखी है और मुझे मूवी में वो करना है, रिव्यू करना है। तो कह रहा कर दे। तो मैंने कहा तुझे पता है इंग्लिश मूवी है? तो कह रहा कोई बात नहीं, कर दे, गाँव की जुबान में कर दे। उसने ऐसे कह दिया होगा। तो ये आपको आइडिया उन्होंने दिया? एक बार तो दिमाग में आया कि कर ही देता हूँ। आप यकीन करिएगा उस दिन मैंने पूरा अपने गांव की जुबान में ही कर दिया, और जिन चीज़ों को मैं छुपा रहा था ना, वो सारी चीज़ें उस रिव्यू में डाल दी। फट्टों में इसलिए कहते थे क्योंकि वो जो टाइटैनिक में जी, जो बोट होता है ना लकड़ी का, उसको हमारे यहाँ फट्टा कहते हैं उसको जी। तो उसका फट्टा फट्टा करते करते फट्टा हो गया। तो वो मैंने कुछ ऐसे करा, आपको बताता हूँ कि क्योंकि डिफरेंट क्यों था वो मैंने कुछ यूँ शुरू करा, यूँ लक्कड़ का जहाज बना दिया है कप्तान साहब ने। अब जहाज में हमारे लौंड जैक खड़ो सबसे आगे। अब जैक सबसे आगे खड़े होकर कह रहा है छपरिया हाथ चौरा ले। छपरिया कह रही मैं ना चौरा रही, मेरे अभी भी बगल के बाल बढ़ रहे हैं, मैं कल काट के आऊंगी जब चौराऊंगी। अब जहाज चल लो है, जहाज चल लो है। कप्तान साहब कह रहे हैं ड्राइवर साहब से और गार्ड से कि गार्ड भैया जब भी आइसबर्ग आवे चिल्ला दीजो। अब गार्ड पहले तो आइसबर्ग देख रहा है, थोड़ी देर के बाद वहाँ लौंडा और लौंडिया का चुम्मा देखना शुरू कर दिया। वहाँ ने वहाँ के चक्कर में आइसबर्ग में घुस गए, जहाज पूरा हजारों मार दिए। अभी लोगों को इतना, लोग भूल गए टाइटैनिक की स्टोरी क्या हो रहा था।
उन्हें याद है मैंने- नवेद ने क्या हाँ, बताया। फिर शायद जब लोगों को मजा आने लगा तो मैंने अधबद के वो गांव की सारी चीजें डाली जो मैं गांव में देखता था। पहले छुपा रहा था मैं, जी। इतनी डाली जैसे मिसाल के तौर पे अब जहाज डूब गए हो, अब छपरिया कैरी जैक मैं तो से प्यार करूं मरियो मत। जैक बोला मौसे इतना प्यार करे तो थोड़ी देर को पानी में तो भी आ जा, मैं ठिठर रहा हूं या ठंड में ऊपर ही बैठी हुई लेकिन नीचे ना आ रही, कहे जा रही है। जैक बोलो मैं तो बोर हो गया हो यार, क्या करें पानी पानी देख के। छपरिया बोली एक काम कर वो खेल लें गुड़ चिपक चिपक मक्के भिनक भिनक। अब ये गेम हम खेलते थे गांव में। पता नहीं आप कितने लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे गांव में यही खेल थे छोटे छोटे कि एक ने ऐसे हाथ रख लिया, बाकी ने ये कहा गुड़ चिपक चिपक मक्के भिनक भिनक और उंगली पकड़ ली तो वो आउट हो गया। और वो सारी चीजें छपरिया बोली जैक एक काम कर, अगर टाइटैनिक डूब गया हो तो शायद ग्रामीण सेवा को बुला के दे के यहाँ पे आ जावे, वहां से चल लेंगे। कह रो पागली हो गई, एंटार्क्टिक ओशन में ग्रामीण सेवा आ रहा हूँ मैं, फिर बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ। छपरिया बोली एक काम कर, इतना टाइम है तो तू मेरी जुएं देख दे, मैं तेरी जुएं देख दूँ, दोनों लगे पड़े चल। तो मैं क्योंकि गाँव में देखता था खाली वक्त में कुछ महिलाएं एक दूसरे की जुएं देख रही हैं, बातें कर रही हैं, तो ये इतना पसंद आया लोगों को, इतना कि उन्होंने कहा कि अब तो रिव्यू ऐसे होगा और वो रोज होगा, तो वो रोज करना शुरू कर दिया। अच्छा, वो रोज भी करवाया गया फिर? रोज होता था। ये कहते थे टाइटैनिक के भाड़ में अब तो आपको ये बताते रहो उसमें और क्या क्या हो रहा है। तो अब तक हो रहा है वो, मतलब 5 साल 6 साल पहले शुरू किया था और अब भी टाइटैनिक की स्टोरी चली जा रही है। मैं टाइटैनिक में सीएनजी भरवाता हूँ रोज। कि जैक कह रहा हूँ आज तो पेट्रोल महंगा हो गया, सीएनजी की लाइन में खड़ा कर दिया टाइटैनिक मैंने। तो जो गाँव में देखता हूँ वो मैं टाइटैनिक में कर देता हूँ। लेकिन नवेद भाई ये तो वाकई मतलब सैल्यूट है आपको, ये तो कमाल की बात है कि लगातार आप उसको जो है टाइटैनिक को आज भी जिंदा रखे हुए हैं इतने जमाने बाद भी। मैंने नहीं डूबने दिया अभी, आपने नहीं डूबने दिया टाइटैनिक को और ना ही जैक को मरने दिया। नहीं मरने भी नहीं दूंगा उसको। मेरी तो फाइट ही है कि जब तुम इतनी मोहब्बत करती हो जैक से तो थोड़ी देर के लिए तुम भी पानी में रहो ना। उसके घुटने अकड़ रहे हैं वो दोनों जब मोहब्बत करते हैं एक एक करके बैठ जाओ ऊपर, या फिर दोनों लेट जाते हो उस पे। तुमने तो बहुत पार्शल हो गए तुम कि वो पकड़े हुए और तुम, तो ये सारी चीजें। बहुत खूब। ये तो वाकई कमाल का आपने बताया कि किस तरीके से शुरुआत हुई और लगातार वो इतना हिट है कि वो आज भी जारी है। जी बिल्कुल। तो टाइटैनिक मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप डूबने नहीं देंगे। इंशाल्लाह। और ये वाला जहाज तो नहीं डूबेगा, इसको तो बहुत दूर तक लेके जाना है और मुझे पूरी उम्मीद है, और ये भी आप ही की मोहब्बत की वजह से कि आप ही से सीखकर और इस जहाज को धक्का लगवा रहे हैं आप। नहीं, लेकिन ये कमाल की बात है नवेद भाई कि ये आपका टैलेंट है, आपकी क्रिएटिविटी है कि आपने रेडियो को इस अंदाज में जिंदा रखा हुआ है और लगातार आप एंटरटेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप लगातार करते रहेंगे। शायद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी हाजरीन का, और नवेद भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। रंजीत भाई भी आ गए हैं, जश्न अदब के हमारे फाउंडर कन्वीनर, और बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को मुनक़्क़द करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवेद भाई से तो हमारा ये रिश्ता है कि हम इनसे ज़िद करते हैं बाकायदा कि भाई देखिए, और जिस तरह से ये जश्न अदब को आज से नहीं, जब से जश्न अदब की मतलब शुरू भी हुआ उसके बाद एक सफ़र में ये हमारे कारकुन हैं। जैसे हम लोग एक मुहिम को लेकर के, जैसे इनका एक मिशन है उसमें जश्न अदब भी शामिल है कि सामाजिक आवाज़ इसलिए थी कि ये माशरे की जो आवाज़ है रेडियो की वो नवेद साहब की है और सुना जाता है, और इंशाल्लाह अगर अमल भी शुरू हो जाए और कर रहे हैं लोग तो बहुत आगे तक। इस सेशन के लिए तो हम शाहिद भाई के लिए बहुत तालियां, नवेद भाई। और ये एक छोटा सा, नवेद भाई अपने हाथों से ज़रा सा शाहिद भाई को क्योंकि आप तो